नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 20 ऐसे क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के आपके सामने रखने वाला हूं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यूपीएससी और स्टेट पीएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये, भैया बताइए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट, ये दो कानून 1878 में पास किए गए थे। किस वायसराय ने पास किए थे? किस वायसराय के टाइम पीरियड पर ये दो कानून बने थे? इन चारों विकल्पों में से आपको सही जवाब बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन इसका सही जवाब होगा। इसका टाइम पीरियड 1876 से लेकर 1880 तक है भैया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में ये बनाया था और आर्म्स एक्ट जो है ये भी 1878 में बनाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? ये ऐसा कानून था जिससे जो हमारे भारतीय न्यूज़पेपर थे उस पर बहुत प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए थे। कई न्यूज़पेपर को तो बंद कर दिया गया था और कईयों पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण कर लिया गया था। तो ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया और बाद में 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया? 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। और आर्म्स एक्ट की अगर बात करें, 1878 में जो आर्म्स एक्ट लागू हुआ था, सशस्त्र कानून है, समझ लीजिए। सशस्त्र मतलब हमको शस्त्र रखने के लिए, इंडियन को शस्त्र रखने के लिए अब लाइसेंस लेना पड़ेगा। जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो शस्त्र नहीं रख पाएगा। तो ये भी कानून 1878 में पास हुआ था। किसके टाइम पीरियड पर? लॉर्ड लेटन के टाइम पीरियड पर। लॉर्ड लेटन के टाइम पीरियड पर दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध भी हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। एंग्लो अफगान युद्ध कब हुआ था? दूसरा इसी के टाइम पीरियड, लॉर्ड लेटन के ही टाइम पीरियड पर। इतनी बातें आप याद रखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष और किस स्थान पर गाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो रचना की गई है, ये किस वर्ष गाया गया? तो 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन जब हुआ था कलकत्ता के अंदर, वहीं पर ये पहली बार गाया गया। और आप जानते हैं कि राष्ट्रगान को हमारे संविधान ने जो है राष्ट्रगान स्वीकार किया। जो ये जनगण मन है इसको राष्ट्रगान स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया जानते हैं आप? 24 जनवरी 1950 को जनगण मन अधिनायक को जो रचना की गई है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, इसे राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया है संविधान सभा के द्वारा। इंपॉर्टेंट बात है, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात यह भी हो सकती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1911 में जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बिशन नारायण इसके अध्यक्ष थे। कौन था? बिशन नारायण। बिशन नारायण दर इसके अध्यक्ष थे। इतनी बातें आप याद रखिए, ठीक। चलिए, हाँ, अब ये जानिएगा, जो यहाँ पर राष्ट्रगान गाया गया ना, ये बंगाली भाषा में था और हमारे संविधान ने इसका हिंदी वर्जन जो है वो अपनाया है। हमारे देश ने इसको हिंदी जिसका वर्जन है वो अपनाया है। आपको मालूम होना चाहिए, आबिद अली नाम है, इन्होंने ही इसको हिंदी में कन्वर्ट किया, आबिद अली। इतनी बातें आप याद रखिए इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चौरी चौरा कांड ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन के अंत का मार्ग प्रशस्त किया? चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ, तो सबको याद होना चाहिए, ठीक है। 1922 में चौरी चौरा जो कांड हुआ था सबको मालूम होना चाहिए। जब चौरी चौरा कांड हुआ तो कौन सा आंदोलन ऐसा चल रहा था जो बंद कर दिया गया गांधी जी के द्वारा? असहयोग आंदोलन, जिसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी कहते हैं। मुख्य तौर पर कह सकते हैं 1920 से ये शुरू हो गया था। 1922 आते आते जब चौरी चौरा कांड हुआ था तो इसको बंद कर दिया गया था, ठीक, इसको बंद कर दिया गया था। ये जानते हैं कब हुआ था चौरी चौरा कांड? चौरी चौरा ये जगह जो है ये आपकी ये कौन सा जगह है? गोरखपुर के पास है, ठीक है। चौरी चौरा रेलवे स्टेशन फूंक दिया गया था, बहुत सारे पुलिसकर्मी जला दिए गए थे। इतनी बातें आप याद रखिए। 4 फरवरी ये कांड हुआ था और 12 फरवरी को 1922 में 12 फरवरी को गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि अब
जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन है, ये समाप्त किया जाता है। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखिए। ऑप्शन में देख लेते हैं, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी गांधी जी के द्वारा चलाया गया 1930 में। जब गांधी जी ने साबरमती से चलकर दांडी यात्रा की थी, तब इस असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, सॉरी असहयोग आंदोलन नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन तो 1920 में। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, जब गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का नारा, 1942 की बात है। और खेड़ा सत्याग्रह 1918 की बात है। जानते हैं ना, चंपारण सत्याग्रह पहला, दूसरा खेड़ा सत्याग्रह, तीसरा अहमदाबाद मील वाला जो मामला था। इन तीनों सत्याग्रह जो सफलतापूर्वक सफल हो गए गांधी जी के, उसी के बाद गांधी जी पूरे देश में चमक गए। इतनी बातें आप याद रखिए। निम्नलिखित में से किसने 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? कराची अधिवेशन ये 29 मार्च 1931 को हुआ था, कराची अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। कुछ याद आ रहा है आपको 1931 में? 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 क्या हुआ था? हमारे 3 वीरों को फांसी दे दी गई थी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। तो यही कारण था, जब इसके 6 दिन बाद गांधी जी कराची पहुंचे, इतना इनका विरोध किया गया, इतना विरोध किया गया, काले झंडे इनको दिखाए गए, गांधीवाद मुर्दाबाद कहा गया, गांधी जी मुर्दाबाद कहा गया, यहाँ पर बहुत विरोध हुआ। और ये मार्च 1931 में क्यों अधिवेशन हो रहा था? आमतौर पर दिसंबर में अधिवेशन होते थे ना, तो ये अधिवेशन इसलिए हो रहा था क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट जो समझौता था, गांधी और लॉर्ड इरविन उस समय भारत का वायसराय था, इन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ था, उसी को मंजूरी देने के पर्पज से ये स्पेशल अधिवेशन बुलाया जा रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट। इसी के बाद तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो गांधी जी ने अटेंड की थी। अब ये मूवमेंट देख रहे हैं, 1931 चल रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उधर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है और हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे हैं। तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों करवाई जा रही थी, याद है कुछ? अरे पूरा का पूरा कोर्स मैंने पढ़ा दिया अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से। क्लास नोट्स भी श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करवा दिए हैं। देखिए 1930 में जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू हुआ, उसी टाइम आपका पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, फिर उसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन, फिर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ये इसलिए हुए थे क्योंकि 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया था, उसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी, उसी रिपोर्ट पर डिस्कस करने के लिए, उस डिस्कस का नतीजा जो निकला, उसी को व्हाइट पेपर पर लिख के एक बिल के रूप में पेश किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और वही 1935 का कानून बनकर आया। और इसमें जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें केवल गांधी जी ने दूसरे वाले में पार्टिसिपेट किया था, कांग्रेस ने केवल दूसरे में पार्टिसिपेट किया था, वो भी गांधी जी को भेजा गया था, याद रखिएगा। द हिंदू महासभा वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1914, मतलब 1914 में पहली बार हिंदू महासभा का आयोजन कहां पर किया गया? ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरिद्वार में 1914 में पहली बार हिंदू महासभा का जो है आयोजन हुआ, और यहीं पर 1915 में स्थापित की गई अखिल भारतीय हिंदू महासभा संगठन। अखिल भारतीय हिंदू महासभा कब स्थापित हुई? 1915 में। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, वीडी सावरकर, वीर सावरकर भी इस हिंदू महासभा का सदस्य बने हैं, आगे जुड़ गए थे, अध्यक्ष भी बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल था जिसने अफगानिस्तानियों के प्रति एक फॉरवर्ड नीति, या कहा जाए आक्रामक नीति का पालन किया?
विकल्प में वो ऑप्शन नहीं है आपका, यहाँ लिटन लिख लीजिएगा, लिटन, लॉर्ड लिटन। मैं बता चुका हूँ 1876 से 80 तक इसका कार्यकाल था। तो लॉर्ड लिटन ने ही दूसरा आंग्ल जो है अफगान युद्ध लड़ा था। तो अफगानियों के प्रति बहुत ही आक्रामक नीति अपनाई थी लॉर्ड लिटन ने, याद रखिए। याद है ना, पिछला पहले प्रश्न आया है लॉर्ड लिटन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट इसी के टाइम पीरियड पर पास हुए थे। नेक्स्ट, चिलियांवाला की लड़ाई किसका हिस्सा थी? भैया ये सारा कुछ पढ़ा दिया है। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध, उसी में ये चिलियांवाला की लड़ाई हुई थी। ठीक है, एंग्लो सिख वॉर इसका राइट आंसर होगा। जानते हैं महाराजा दलीप सिंह हैं, गद्दी पर बैठे हुए हैं सिख साम्राज्य के, महाराजा दलीप सिंह। इनकी मम्मी है जिंद कौर। ये किसके बेटे हैं जानते हैं? महाराजा रंजीत सिंह के बेटे हैं। इन्हीं के टाइम पीरियड पर दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। और दूसरे आंग्ल सिख युद्ध में जो सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई है, पाकिस्तान में ये जगह पड़ती है चिलियांवाला, वो लड़ाई कही जाती है। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो सेकंड आंग्ल सिख युद्ध है, ये कब हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। 1848 से 49 के बीच में। इस समय भारत का वायसराय कौन था? वायसराय की पोस्ट अभी नहीं आई है। गवर्नर जनरल कौन था? वायसराय की पोस्ट 1858 में आई थी। अभी गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक टाइम पीरियड रहा। इतनी बातें याद रखिए, इनफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो सिंपल सी बात है, बहुत सबको पता है, 1956 में। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, जिसके तहत जो ग्रुप वाला सिस्टम था ना, ग्रुप ए में कुछ राज्य थे, ग्रुप बी में कुछ राज्य थे, ग्रुप सी में कुछ राज्य थे, ग्रुप डी में कुछ राज्य थे, वो सिस्टम हटा दिया गया। वो सिस्टम हटा दिया गया। अब क्या आ गया कि भैया अब 14 राज्य देश में होंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। 1956 वाले एक्ट के तहत ये कर दिया गया था। सिंपल तरीका। तो ये है सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1878 वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम के निरसन से संबंधित है? मतलब कौन सा वायसराय आया जिसने ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटा दिया, ये बताया है मैंने आपको स्पेशल। तो लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर होगा। कौन होगा? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने इसे हटा दिया 1881 में। इतनी बातें आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से कौन सती प्रथा को समाप्त किसने किया और मानव बलि के दमन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा वायसराय ऐसा हुआ या गवर्नर जनरल ऐसा हुआ? हालांकि जब ये था उस समय गवर्नर जनरल की पोस्ट ही थी। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग राइट आंसर है। 1828 में बच्चों ये आया था। 1828 में जब आया था ये बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था। लेकिन इसी के टाइम पीरियड पर 83 का एक्ट आ जाता है, 83 का चार्टर्ड एक्ट आ जाता है। अब इसके तहत क्या हो गया, जो बंगाल के गवर्नर जनरल की पोस्ट थी अब इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। उसके बाद ये 1835 तक रूल करता है। तो बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल आप इसको कह सकते हैं, या भारत का पहला गवर्नर जनरल भी इसको आप कह सकते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 1917 में अंग्रेजों द्वारा भारत की शिक्षा सचिव के लिए नियुक्त किया गया था और भारत में यह नियुक्ति पाने वाले पहले मुस्लिम थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीएससी में पूछा हुआ है। 1917 में किसे जो है शिक्षा सचिव, भारत के शिक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था और पहले मुस्लिम थे? तो याद रखिएगा उनका नाम तो इनायत उल्ला खां था, लेकिन उन्हें अलामा मशीरी भी कहते हैं। ठीक है, इनको एक और इनका नाम है ज़्यादा जो फेमस है वो इनायत उल्ला खां से है। इनायतुल्ला खान के नाम से ज़्यादा फेमस है। ठीक है, अलामा मशरिकी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो यही थे
अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किए हुए भारत के शिक्षा सचिव, पहले मुस्लिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं या आंदोलन जो दिए गए हैं इनको कालक्रम में सही से व्यवस्थित कीजिए। मतलब टाइम पीरियड अगर आपको याद है सबका तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। आपको पता होगा रोलेट एक्ट जो सत्याग्रह चलाया गया था हमारे इंडियन के द्वारा, वो रोलेट एक्ट काला कानून के विरोध में चलाया गया था, ये 1919 की घटना है। और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। दांडी यात्रा जब की थी गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक। साइमन कमीशन का विरोध हमने 1928 में बहुत बुरी तरीके से किया, जिसमें हमारे लाला लाजपत राय जी की शहीद भी हो गए थे। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में चला। तो अरेंज कर लीजिए, पहले पहला आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर चौथा आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाचार पत्रों पर विचार कीजिए। ठीक है, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, द हितवाड़ा, विच ऑफ द एबव वर पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी। मतलब इन तीनों में से गांधी जी के द्वारा कौन से प्रकाशित किए गए। भैया ये यंग इंडिया, सबसे पहली बात यंग इंडिया ये गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया गया। ठीक है, ये वीकली था, साप्ताहिक था, अंग्रेजी भाषा में था। शुरुआत गांधी जी ने 1919 में की थी और 1931 तक ये न्यूज़पेपर संपादित होता रहा। इंडियन ओपिनियन ये भी गांधी जी के द्वारा स्थापित हुआ था। द हितवाड़ा ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, महाराष्ट्र में एक जगह है विदर्भ, वहीं पर इन्होंने ये प्रकाशित किया था, वहीं पर ये चलता था लोकल लेवल पर। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। तो आंसर पहला और दूसरा हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय ने नीचे दिए गए जो विकल्प हैं इनको चयन करना है हमें। ठीक है, 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी। ठीक है, तो वो किस प्रकार का था, उसका नेचर हमें बताना है कि मतलब वो किस प्रकार का न्यायालय था। भैया जैसे आज का सुप्रीम कोर्ट है उस टाइप का वो था संघीय न्यायालय, जो आज का सुप्रीम कोर्ट है वही है वो संघीय न्यायालय, उसका नाम हमने सुप्रीम कोर्ट कर दिया है। ओरिजिनल जुडिक्शन, मूल न्यायाधिकार, जी हाँ, दो प्रांतों के बीच में जैसे कोई मामला हो जाए उसकी सुनवाई करने का भी अधिकार था उसके पास, मूल अधिकारिता। मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास मूल अधिकारिता की पावर है। मतलब ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है उन्हें मूल अधिकारिता में रखा गया है। तो जैसे दो राज्यों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए उनका निपटारा करने का जो अधिकार है केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो वैसे ही संघीय न्यायालय भी इस प्रकार का था। अपील न्यायिक क्षेत्र, जी हाँ, आप किसी कोर्ट में अपना केस हार गए हैं तो आप अपील कर सकते हैं। किसी भी कोर्ट में आपका केस चल रहा है तो वहाँ से अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप अपील कर सकते हैं संघीय न्यायालय में। ये सलाहकार क्षेत्राधिकार भी इसका था, ये वायसराय को या गवर्नर जनरल को सलाह भी दे सकता था, सलाहकार प्रवृत्ति का भी था। तो ये तीनों के तीनों सही हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वास्को डी गामा ने दूसरी बार भारत आने पर कारखाना कहाँ स्थापित किया था, नोट करके रख लीजिए अच्छे से। तो ये किया था कन्नूर में, केरल में जगह पड़ती है कन्नूर, यहाँ पर वास्को डी गामा ने दूसरी बार भारत में आने के बाद कारखाना स्थापित किया था 1501 में, और 1503 में वो दोबारा चला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डचों ने अपना पहला कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ पर शुरू किया था। तो इन्होंने शुरू किया था मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में जगह पड़ती है। और दूसरा भी पूछा जाता है, दूसरा इन्होंने पुलिकट में किया था, पुलिकट में, ये 1610 में किया था। और आंध्र प्रदेश में ये 1605 में किया था इन्होंने। ठीक है, मसूलीपट्टनम में 1605 में इन्होंने कारखाना स्थापित किया था और 1610 में पुलिकट में दूसरा कारखाना। कैप्टन हॉकिंस बहुत फेमस है कि जहाज का नाम बताना है जिससे वो सूरत आया था। सूरत वो 1608 में पहुंचा था, ये बहुत पढ़ते आ रहे हैं आप। अरे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे पहले यही लोग तो आए।
1608 में ये इंडिया पहुंचे। तो कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था। किस जहाज से आया था? हेक्टर नामक जहाज से आया था। और 1609 में वो कहाँ गया? ये गया आगरा। आगरा में कौन था? जहांगीर। जहांगीर के दरबार में ये पहुंचा। इतनी बातें आप याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 में आई थी, आप पूरी सिचुएशन पढ़ते रहिए। देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, तभी आपको ये अच्छे से सारी तस्वीरें क्लियर हो रही होंगी। सेकेंड विश्व युद्ध समाप्त हो गया है। लेबर पार्टी की सरकार 1945 में बन गई है इंग्लैंड में। उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि हम इंडिया को आज़ाद कर देंगे। अब पावर ट्रांसफर कैसे करनी है, ये बहुत बड़ा प्रश्न था। संविधान सभा का गठन कैसे करना है जो हमारे लिए संविधान बनाएगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न था। इन्हीं प्रश्नों को हल करने के लिए कैबिनेट मिशन इंडिया में भेजा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। 3 लोग गए थे और तीनों के तीनों ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर थे। पहले लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये भारत सचिव थे। दूसरे एवी अलेक्जेंडर, ये नौसेना मंत्री थे। और तीसरे स्टेफर्ड क्रिप्स, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। तीनों के तीनों कैबिनेट स्तर के मिनिस्टर थे। अब इन्होंने अपनी योजना में क्या प्रस्तुत किया, इस विकल्पों में देख लेते हैं कौन सा सही है। क्या इन्होंने, कैबिनेट मिशन ने अविभाजित भारत की सिफारिश की थी? जी हाँ, इन्होंने जिन्ना की जो पाकिस्तान वाली थ्योरी थी इसको रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने बोला भारत का बंटवारा नहीं होगा, भारत को एक संघ बनाया जाएगा, ये प्रस्ताव इन्होंने दिया। क्या इसमें प्रावधान था अंतरिम मंत्रिमंडल के सभी सदस्य इंडियन होंगे? जी हाँ, ये भी इसमें प्रावधान था कि एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन करने के बाद उसमें से एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। उसमें सारे के सारे इंडियन होंगे, सारे के सारे इंडियन होंगे, ठीक है। अंतरिम मतलब अस्थाई, टेम्परेरी, कुछ समय के लिए। जब तक सरकार कब तक बनी रहेगी? जब तक संविधान नहीं बन जाता और इलेक्शन नहीं हो जाते इंडिया में, और लोगों के द्वारा सरकार चुनी हुई तब जब तक नहीं आ जाती, तब तक ये रूल करती रहेगी। और आपको पता है कि यहाँ ये भी बताया गया था, जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक 1935 का जो एक्ट है उसी के माध्यम से संचालन होता रहेगा। क्या इसने राष्ट्रमंडल से अलग होने के भारतीय अधिकार को मान्यता दी थी? हाँ, इन्होंने छूट दी थी। आप चाहे कॉमनवेल्थ का हिस्सा बनिए या ना बनिए, राष्ट्रमंडल का हिस्सा बने या ना बने, ये आपके ऊपर है। राष्ट्रमंडल के वो सदस्य हैं ज़्यादातर जो कभी ना कभी इंग्लैंड के उपनिवेश रहे हैं, जहां पर इंग्लैंड ने शासन किया है, वो सभी राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। तो यहाँ पर तीनों विकल्प सही हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये संगठन था, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा क्या स्थापित किया गया था? तो जी हाँ, ये बिल्कुल दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है। और पूना सार्वजनिक सभा क्या एमजी रानाडे के द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक है, एमजी रानाडे थे और एक और लोग थे, जीवी जोशी, गणेश वासुदेव जोशी नाम था इनका। इन दोनों ने मिलकर पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। और तीसरा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन क्या गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित हुई थी? नहीं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित नहीं हुई थी। ये 3 लोगों के द्वारा स्थापित हुई थी, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, फिरोज शाह मेहता, दूसरे केटी तेलंग। अरे ये पहला ही चैप्टर है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चैप्टर पढ़ाया गया है आपको डिटेल में। 50-52 वीडियो अलग से बनाए गए हैं राष्ट्रीय आंदोलन का, पढ़ लीजिए। ये बदरुद्दीन तैयब जी, इनके बारे में जानते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष यही हैं। ठीक है बच्चों, आज का आखिरी प्रश्न है हमारे पास, ये ऊपर नहीं हो रहा है, चलिए ठीक है। आज का आखिरी प्रश्न है, सेंट एंजिला जो किला है ये भारत के निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय द्वारा बनाया गया है? तो नोट कर लीजिएगा, अल्मीडा।
पूरा नाम है फ्रांसिस्को द अल्मीडा, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। इसी के द्वारा ये केरल में सेंट एंजेला किला बनाया गया है। तो ये 20 इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। इसका जो पीडीएफ है बच्चों मैं आपको तुरंत प्रोवाइड कर दूंगा श्री एजुकेशन के एप्लीकेशन पर, जो फ्री स्टडी मटेरियल वाला फोल्डर है वहां पर मिल जाएगा आपको, या सिंपली तरीके से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम पर आप ले लीजिए, ठीक है। या अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन आपके मोबाइल में है ना, तो वहां पर सर्च कीजिए @श्री एजुकेशन और कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स अगर आपको चाहिए, कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स बहुत सिंपल तरीके से ये श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, ये पेड है। या 7888774245 7888774245 पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे क्लास नोट्स पा सकते हैं। हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।